हेलो फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन कर रहे हैं sp2 संकरण। जो पिछले अध्याय में हमने sp संकरण के बारे में अध्ययन किया था, तो आज sp2 संकरण में के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो sp2 संकरण में क्या होता है कि यहाँ पर एक s तथा दो p कक्षकों के संकरण से बने समान ऊर्जा के तीन कक्षकों की पालियाँ लोभ समत्रिबाहु त्रिभुज के कोनों की ओर अभिविन्यसित होती हैं। यदि अणुतल एक्स वाई मान लें तो संकरण में प्रयुक्त होने वाले कक्षक एस पी एक्स पी वाई होंगे तथा पी जेड कक्षक संकृत कक्षकों के लंबवत यथावत स्थिति में रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक एस कक्षक है और दो पी कक्षक हैं जो संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एस एक है, तीन पी होते हैं। तीन पी में से दो पी तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, एक जो बचेगा उसके अंदर से वो पाई बॉन्ड बनाने में प्रयुक्त कर सकते हैं। और इसका जो तीन संकृत कक्षक है sp2 संकृत कक्षक, पहले ये लगभग समान ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं, लेकिन जब इनमें आपस में संकृत होते हैं या आपस में मिलकर संकृत होने के कारण बने हुए तीन संकृत sp2 संकृत कक्षक बनते हैं, तो तीनों की ऊर्जा और सब कुछ समान होता है। सिर्फ इसमें डायरेक्शन होता है, उसमें वो अलग होता है। वो होता है समत्रिबाहु त्रिभुज के कोनों पर अभिन्यासित होते हैं, उसको अणुतल एक्स वाई मान लेते हैं। तो संकरण में ये इस प्रकार से एस पी एक्स पी वाई यूज होते हैं और पी जेड कक्षक उसके लंबवत यथास्थिति में रहता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हमने, बोरोन है। तो बोरोन में हम ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हो बोरोन को। बोरोन में ग्राउंड स्टेट में 2s और 2p। तो 2s में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन px में है, py pz खाली है। कहने का मतलब ये है कि इसके पास में एक ही युग्मित इलेक्ट्रॉन अभी ग्राउंड स्टेट में, यानी कि सामान्य अवस्था में देखें। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट को इसके देखते हैं तो इसका एक 2s से इलेक्ट्रॉन 2py में चला जाता है। इसके कारण क्या होता है कि इसके पास में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक 2s में, एक 2px में, एक 2py में, यानी टोटल जो इलेक्ट्रॉन संख्या 3 हो जाती है। एक कक्षक pz खाली रहता है इसके पास में। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन बनने की संभावना होती है वो sp2 हाइब्रिडेशन बन सकता है। अब इसमें एग्जांपल लिया जैसे bx3, तो इसमें बोरोन एक्स का 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो तीनों इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और तीनों सिग्मा बॉन्डों को इस तरह से दिखा रखा है कि सभी जो sp3 संकेत कक्षक हैं bx में, तो बोरोन तीनों तरफ इसके अपने बाहु त्रिभुज है ट्राइंगल के ऊपर sp2 संकृत कक्षक होंगे जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और x में इसमें कोई भी हैलोजन हो सकता है, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं अपन। तो क्लोरीन का एक p कक्षक होगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्लोरीन जब देखते हैं तो क्लोरीन के पास में क्या पी एक्स पी वाई पी जेड होंगे, क्लोरीन 3pxyz। तो दो तो कंप्लीट भरे हुए होंगे, एक के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस पोजीशन में वो एक दूसरे से साझा करेगा। तो ये पोजीशन चलती रहती है। अब हम इसको जब देखते हैं आगे कि किस प्रकार से ये साझा करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है कि शुरू में देखा कि पहले बोरोन के पास में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता था। लेकिन ये इसकी उत्तेजित अवस्था में जाने के कारण ये तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसके पास में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये तीन बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो तीन बॉन्ड बनाने में सक्षम है, इसलिए ये त्रिबाहु बॉन्ड बना सकता है। और एक लोन पेयर रहेगा जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास प्रेजेंट रहेगा। पाई बॉन्ड इसमें बन नहीं सकता क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही बना सकता है ये, और कोई बॉन्ड नहीं बना सकता यहाँ पे। तो यहाँ हमने देखा कि BX3 यौगिक के निर्माण के लिए ये जो डायग्राम है वो ऊर्जा आरेख है, बी इसका कक्षीय आरेख है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बोरोन के तल पे तीन क्लोरीन 120 डिग्री पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके लंबवत जो बचा हुआ रिक्त कक्ष पी जेड है वो लंबवत इसमें लगा रहता है। अब BF3 में बोरोन केंद्रीय परमाणु है। एक एग्जाम्पल अलग लेते हैं, हम BF3 ले लेते हैं। इसमें निम्नतम अवस्था में एक तथा उत्तेजित अवस्था में तीन
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने अभी अभी देखा ही है। इसके s तथा 2p कक्षक संकृत होकर 3 sp2 कक्षक देते हैं। बोरोन का प्रत्येक sp2 कक्षक फ्लोरीन के 2p कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेता है, जैसा कि हमने डायग्राम में भी 3 वर्णों में देखा। बोरोन पर खाली p कक्षक रह जाने के कारण BX3 यौगिक इलेक्ट्रॉनग्राही की तरह आचरण करता है। मतलब कहने वाला ये है कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता ये। अगर इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का ये तो आगे काम कर सकता है और नहीं कोई यूज़ नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं कि बोरोन का जो स्ट्रक्चर देखा, BF3 भी इस तरह होगा। BF3 में क्या होगा कि सेम BCl3 की तरह होगा, वही टी शेप होगी इसकी, और इसके जो ट्राइंगल के ऊपर होंगे तीनों, बोरोन सेंटर में होगा, तीनों फ्लोरीन इसके ट्राइंगल पे जुड़े होंगे और 120 डिग्री पे होंगे, और इसका जो खाली कक्षक है वो लंबवत रहेगा सेम वैसे ही। अब एक दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं इसमें। कार्बन के अंदर हम देखते हैं कि जो कार्बन में एथिलीन है, तो एथिलीन में भी जो हाइब्रिडेशन देखते हैं हम, तो वो कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाता है एथिलीन में? हम जानते हैं कि एथिलीन में पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो पाई बॉन्ड बनने के कारण से इसमें sp2 हाइब्रिडेशन बन जाता है। जैसे कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी px में 1, py में 1 और pz खाली है। तो ये ऐसी स्थिति के अंदर ये 2 ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट में, तो 2s से 2p में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इस कारण से इसके पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड मिला करके ये 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम बॉन्ड 4 बना सकता है। या चारों सिग्मा हो सकते हैं बॉन्ड, या 3 सिग्मा 1 पाई हो सकता है, या 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बना सकता है इसके अंदर। अब ये इसका डिपेंड करता है कि हमारे पास में किस प्रकार का कंपाउंड है। तो हमने जब एग्जाम्पल लिया है एथिलीन का, तो एथिलीन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसके साथ में एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 3 की आवश्यकता होगी हमें, 3 की आवश्यकता होती है, तो एक s कक्षक ले लेंगे, एक px और एक py ले लेंगे, और pz इसमें पाई बॉन्ड के लिए बच जाएगा। तो इस प्रकार से एक s और 2 p मिलकर के 3 sp2 संकृत कक्षक बनते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। या एक s 2 p कक्षक ले रहे हैं। फिर जैसे हम नीचे आएंगे जहाँ कार्बन है C2H4 में, तो यहाँ देख रहे हैं 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी कि कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल पोजीशन में आ जाएगा। टेट्राहेड्रल पोजीशन में आने के बाद में ये एक कार्बन दूसरे कार्बन से, यानी कि sp2 संकृत कक्षक और दूसरे कार्बन का sp2 संकृत कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। फिर दूसरा 120 डिग्री पे sp2 संकृत कक्षक और तीसरा sp2 संकृत कक्षक, ये 2 हाइड्रोजन से अलग अलग सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसी प्रकार दूसरे कार्बन में ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे एक कार्बन पे, एक कार्बन कार्बन के बीच में, दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अतिव्यापन के द्वारा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पास में 2pz कक्षक बच जाता है। 2pz कक्षक के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है इनके पास में, लेकिन कार्बन कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हुई, तो एक पाई बॉन्ड भी यहाँ बनेगा। तो इसके लिए दोनों कार्बन कार्बन के जो pz कक्षक हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, और इस प्रकार पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। दोनों आपस में मिलकर के पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो एसिटिलीन अणु की संरचना यहाँ देखी हमने, उसका ऊर्जा आरेख देखा और कक्षीय आरेख भी हमने देखा। एथिलीन जो देखी, एथिलीन में हमने देखा कि C2H4 में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है, और प्रत्येक कार्बन के 2 संकर कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षकों से तथा तीसरा संकर दूसरे कार्बन परमाणु के sp2 संकर कक्षक से अतिव्यापन करता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु पर
अब एक एक असंकृत पी कक्षक बचता है, जो भी आपने देखा है यहाँ पर डायग्राम के अंदर कि जो पी कक्षक है वो सेफ बच रहा है, प्रत्येक कार्बन एक एक कार्बन के ऊपर पी कक्षक सेफ बच रहा है। तो यहाँ पर जो शेष बचा हुआ पी कक्षक है वो पाई बॉन्ड बनाने के अंदर पार्टिसिपेट कर रहेगा, जो अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बनाते हैं। और जब पाई बंध बनता है उसको हम जानते हैं कि पाई बंध को कभी भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड को हमेशा उसमें हाइब्रिडेशन में यूज़ नहीं होता, पाई बॉन्ड अलग से आता है। तो यह sp2 संकरण हो जाएगा इसमें इस प्रकार से, और बचे हुआ जो पी जेड है वो पाई बॉन्ड बनाने का काम करेगा। थैंक यू।